लोकतंत्र है कहाँ? नहीं, ये बात तो राहुल गांधी भी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक आम सिनेरियो है जनता के बीच में राहुल गांधी को लेकर के ये बना हुआ है बुरा साहब कि ही इज़ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, वो उनको सीरियस पॉलिटिक्स नहीं आती। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी छवि को सुधारने के लिए उनके जो पीआर हैं, जो उनका काफ़ी ख्याल रखते हैं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वहीं अगर बात करूं मैं हाईकमान कांग्रेस की, तो हाईकमान कांग्रेस में आज लीड करने वाला नेता कौन बचा है? सोनिया गांधी एज्ड हो गई हैं, बिहाइंड द हमेशा से पीछे से राजनीति करती हैं। एक इकलौते राहुल गांधी बचे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारे मीम्स जोक्स और उनकी यह क्या छवि बिगाड़ने का प्रयास है, या वाकई में इज ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन? ये I want to ask you one question. Is Rahul Gandhi suitable for holding the chair of Prime Minister in future? व्हाई नॉट? ऐसा सिचुएशन आया था उनका, खुद सोनिया गांधी का पीएम बनने का, राहुल गांधी का, तो ये नैरेटिव चला था, ये बात चली थी कि जान का खतरा उनको हो सकता है, जस्ट लाइक जो इंदिरा गांधी के साथ असैसिनेशन हुआ था, या फिर जो सोनिया गांधी के हस्बैंड के साथ हुआ था। ऐसा इस डर के मारे मनमोहन सिंह को आगे किया था, ऐसी बातें भी चली थी उस दौरान। बिल्कुल गलत है कि इसको लटकाए रखने के लिए राहुल गांधी जी की लोकप्रियता सोनिया गांधी जी की लोकप्रियता से डर के मारे। डराता कौन है? जो खुद डरा हुआ होता है ना, वो डराना काम करता है। ये जो गांधीनगर का गैंग है दो आदमियों का, वो गैंग मनगढ़ंत कहानियां तो घड़ लेता है लेकिन उनको सिद्ध नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ये सोशल मीडिया पर पेज चुप्पी तोड़ो। और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, मेरे साथ हैं हरपाल सिंह बूरा जी, जो कि रिटायर्ड जज हैं टैक्स ट्रिब्यूनल हरियाणा से। और आज एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस इंटरव्यू को आप पूरा देखना, एंड तक देखना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चल करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। मुद्दा है बहुत बड़ा। दरअसल एक नेशनल हेराल्ड आपने सुना होगा, एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे इंडिया के अंदर ये हमेशा से ही डिस्कशन में रहा है, लाइमलाइट में रहा, और अब फिर से सुर्खियों में नेशनल हेराल्ड, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? नेशनल हेराल्ड है क्या? और आपने सुना होगा अक्सर बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कई बार केस चलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। बहुत बार ईडी, जो हमारे एक ईडी एजेंसी है, वो रेड मारती है और बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं। तो ईडी कैसे काम करती है और ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या एक्चुअली में? व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग एंड हाउ इट वर्क्स? कैसे ईडी अपना काम करती है, इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो श्रोतागण आपको उसका चैनल देखने सबको मेरी हार्दिक कामनाएं, और आपके चैनल को मैं शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे चीज़ों को, अच्छे टॉपिक को लेकर के बात करते हो। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। जी शुक्रिया बुरा साहब। एक मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है नेशनल हेराल्ड का। तो सबसे पहले शुरुआत बड़ा ही स्टार्टिंग से करते हैं। ये कैसे शुरू हुआ था और ये है क्या एक्चुअली में, जो लोग नहीं जानते? व्हाट इज़ नेशनल हेराल्ड? क्या था नेशनल हेराल्ड? ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, एक जब ब्रिटिश शासन था तो हमारी आंदोलन की बातें या नेताओं की बातें जो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो ब्रिटिश अखबार थे, उनका कंट्रोल था, तो वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी बातें। उनको जनता तक पहुंचाने के लिए एक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई। ओके। और ये बहुत साल पुरानी है। ये स्वतंत्रता आंदोलन में ही बन गई, से के शुरू होने से पहले ही बन गई थी। एजीएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, ये कंपनी बनाई, और आज़ादी से भी पहले, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। जब जो आंदोलन चल रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कहनी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो वो उसके लिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने एक अखबार निकाला, नेशनल हेराल्ड, और वो फ्री में देते थे, कोई पैसा नहीं लगता था। और ये एक आर्थिक सुधार कह लो, उस आदर्श के लिए कह लो, देश के सेवा करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी और अखबार निकाला गया था। यानी स्वतंत्रता संग्राम जब 1857 का 1857 की क्रांति चल रही थी, देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, उस समय जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये तो सर। मतलब अखबार था ये नेशनल हेराल्ड। आज भी लोगों को नहीं पता कि अखबार था क्या था। हाँ, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी थी, वो अखबार निकालती थी। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की, उच्च आदर्शों के लिए ये स्थापित किया गया था। तो धीरे धीरे ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी, पैसा लेते नहीं थे, को कमाई का साधन, वाणिज्यिक कंपनी नहीं थी, ये कॉमर्शियल कंपनी नहीं थी। तो वो धीरे धीरे जो ना, वो उसके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता रहा, क्योंकि वो पैसा तो कमा नहीं रहे थे, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती थी उसमें।
नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रही थी। तो धीरे धीरे वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पे, नेशनल हेराल्ड पे धीरे धीरे उस पर ऋण बहुत चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया। कर्ज चढ़ गया। ठीक है जी। तो ये कंपनीज एक्ट में, एक कंपनीज एक्ट जो होता है ना सारे विश्व में, भारत में नहीं सारे विश्व के अंदर भी, जहाँ कंपनीज एक्ट बनाए जाते हैं, किसी कंपनी को अगर उस पर ज़्यादा ऋण हो जाता है तो वो कंपनी को ऋण मुक्त करने के लिए दूसरी कंपनी बना दी जाती है और उस कंपनी के सारे शेयर और सारे उसके मालिकाना हक उसको बेच दिया जाता है। ये तो हो गया कॉमर्शियल। लेकिन ये नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ये आदर्श, उच्च आदर्श के लिए, देश की भलाई के लिए और उच्च आदर्शों को लेकर के स्थापित की गई थी, न कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए इसके ऊपर कर्जा चढ़ता रहा और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित थी ये। तो कांग्रेस पार्टी ने धीरे 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 करके इसको 50-60 सालों में धीरे धीरे कर इसको 90 करोड़ रुपये इसको ऋण दे दिया। अब वो ऋण बढ़ गया तो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने उसको, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को ऋण मुक्त करने के लिए एक यंग इंडिया कंपनी बना दी। यानी ये कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और ये कंपनी बन गई यंग इंडिया कंपनी। पैरेलल में खड़ी कर दी, पैरेलल में खड़ी कर दी, बना दी एक और कंपनी, एक कंपनी और बना दी। तो इसके 98-99-97% शेयर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए। वो सेल नहीं किए। और जो ट्रस्टी थे, ट्रस्टी में ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सैम पित्रोदा जी और ये मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और कई और लोग भी थे, नॉन गांधी परिवार के लोग भी थे। तो ये इन्होंने एक अपने सुब्रमण्यम स्वामी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक मुकदमा शुरू कर दिया कोर्ट के अंदर। ये सब आप आज़ादी के बाद की बात बता रहे हो? अब बता रहा हूँ मैं, ये आज़ादी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे वो। और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सीनियर आदमी है। यंग इंडिया लिमिटेड जो खड़ी करी, ये बाद में बनाई है एजीएल के? ये तो अभी बनाई है को 5-7 साल पहले। और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके सोनिया गांधी जी के खिलाफ और उसके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर केस कर दिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है? हाँ, ये जरूर बताओ दर्शकों को। ये अवैध संपत्ति को वैध ना बना पाए उसको रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया 2002 में और 2005 में ये लागू किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। ये जो हम कपड़े धोते हैं लॉन्ड्री में, तो लॉन्ड्री घूमती है ना, तो उसको साफ करती है। तो लॉन्ड्रिंग का मतलब घूमना, घूमने का मतलब है क्या? मनी, मनी घूम गई। यानी मैंने आपको मनी, पैसा मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया और उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कोई व्यक्ति अवैध को वैध में ना कर पाए, उसको रोकथाम के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें से जितने ईडी ने, सीबीआई ने 5000 केसेस की चार्जशीट दी है कोर्ट के अंदर और उनमें से 98% जो केसेस हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हैं। ये प्रतिशोध की भावना से, प्रताड़ित करने की भावना से, उनको उत्पीड़न की भावना से ये किया गया। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद एक टेक्निकल ग्राउंड पे वो केस वापस ले लिया, यानी उसका स्टे करवा लिया कोर्ट से। और केस डालने में वाले वही थे, केस डालने में वाले वही थे। वो उसका अधिकार है कि उन्होंने किसी टेक्निकल ग्राउंड पर उसका कोर्ट से स्टे ले लिया, उसका स्टे था। तब ईडी ने और सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ भी। 55 घंटे उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो उन्होंने इसके ऊपर केस ला दिया कि इन्होंने तो मनी ट्रांसफर कर दी और ये शेयर बेच दिए और इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो केस किया ये गलत किया। ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें ना तो अपराध हुआ और ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, मनी का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयर ट्रांसफर किए गए हैं। 1955 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में एक नॉन प्रॉफिटेबल, सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 8, उसमें सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई जाती है। उस कंपनी के प्रॉफिट को कोई खरीद नहीं सकता,
उस कंपनी के प्रॉफिट से कोई पैसा नहीं ले सकता। ना राहुल गांधी जी ना कोई ट्रस्टी के जो आदमी हैं यंग इंडिया कंपनी के, ना को पैसा ले रहे, ना पर्क्स ले रहे, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, ना उससे पैसे ले रहे। वो ऋण मुक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसको ऋण मुक्त करने के लिए यंग इंडिया कंपनी के नाम ट्रांसफर करा दिए। वो शेयर ट्रांसफर करवा दिए। मालिक कम से कम 8-10 जगह एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की अचल संपत्ति है। वो संपत्ति की मालिक आज भी एजीएल कंपनी है, यंग इंडिया कंपनी नहीं है। यंग इंडिया कंपनी अगर मालिक बन जाती तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता। अगर वो पैसा जो शेयर ट्रांसफर किए गए हैं और उनका कोई प्रॉफिट आ रहा है या कोई पैसा आ रहा है, या राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, दूसरे ट्रस्टीज ने, नोन गांधी जी ने जो ट्रस्टी थे उन्होंने वो पैसा लिया हो, तनख्वाह ली हो, कोई गाड़ी बंगले लिए हो, ड्राइवर टैक्सी घोड़े बंगले लिए हो, तो वो उसमें प्रॉफिट माना जाता है, तो वो उसमें केस बनता है। लेकिन ना उन्होंने कुछ लिया, ना मनी ट्रांसफर हुई। मनी तो ट्रांसफर हुई नहीं, शेयर ट्रांसफर हुआ है, ये केस बनता ही नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया। तो बुरा साहब, करंट में अभी कोई नेशनल हेराल्ड का मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इसके ऊपर केस नहीं चल रहा है करंट में, आज की डेट में अगर बात करें तो? वो राहुल जमनी कोर्ट ने तो इसको खारिज कर दिया। ठीक है। लेकिन ईडी कह रही है कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा से खटखटाएंगे, वो उसमें जाएगी। ये इन्होंने केस का फैसला नहीं करना, केस को लटकाए रखने के लिए राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, सोनिया गांधी जी की लोकप्रियता से डर के मारे। डराता कौन है? जो खुद डरावा होता है ना, वो डराना काम करता है। ये जो गांधीनगर का गैंग है 2 आदमियों का, वो गैंग मनगढ़ंत कहानियां तो घड़ लेता है लेकिन उनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए इनकी हार हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती, पैसा कमाना होता और करनी होती, तो वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर जो प्रतिबंधित है कि जिसमें मनी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉफिट को ले नहीं सकता, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नहीं तो वो कंपनीज एक्ट में उसको बदल सकते थे। सारी कंपनियां ऐसे करती हैं। इनका इरादा गलत होता तो ये केस बन जाता। नहीं, अकॉर्डिंग टू यू आपका कहने का मतलब ये है कि जो ईडी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही है, यानी दबाव में काम कर रही है ईडी। आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ईडी को भी दबाव में, जो बार बार रेड मारने के लिए गवर्नमेंट द्वारा भेजा जाता है, उनको उनकी छवि बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, लेकिन वो इसमें दोषी नहीं है। आपका कहने का मतलब यही है? ईडी और सीबीआई, मैंने आपको बताया, ईडी ने और सीबीआई ने जो मुकदमे दर्ज करे 5000, उनमें कन्विक्शन हुई है 25 आदमी, यानी टोटल 1%, यानी कन्विक्शन 1%, और केस कर दिए 5000। तो इसका मतलब झूठे केसेज हुए। और उस 5000 केसेज में 98% जो केस मैं आपका फिर दोहरा रहा हूँ वो प्रतिद्वंदियों के खिलाफ है, और वो सारे केसेज ऐसे खारिज हो रहे हैं। हो सकता है कोई कमर्शियल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनके कन्विक्शन होती होगी, लेकिन इनकी कन्विक्शन नहीं हुई। तो क्या फिर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कभी अपने, जो उनके पास भी अच्छे अच्छे वकील होंगे, क्या उनका सहारा नहीं लिया? जैसे कपिल सिब्बल है, रिनाउंड वकील है हमारे भारत के, मिनिस्टर भी रहे हैं, क्या उन्होंने इस केस में उनकी सुनवाई नहीं करी? तो आपका कहने का मतलब है अभी भी, आज करंट में भी ईडी की तरफ से उनकी छवि खराब करने के लिए मतलब बार बार रेड डाली जा रही है? इस मुद्दे को बार बार क्यों छाला जा रहा है इस मुद्दे को? रेड नहीं डाली जा रही। अब तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ये केस खारिज किया है ईडी का, उसके खिलाफ अपील करने की वो बात कर रहे हैं। और ये जो ना, इनको सिर्फ उत्पीड़न के लिए, प्रतिशोध के लिए, इनको डराने के लिए, इनकी छवि खराब करने के लिए काम किया जा रहा है। सजा नहीं करानी, ना केस को लटकाए रखना। केस का, ये सरकार का काम लटकाए रखना। सरकार इसको लटकाए रखना चाहती है ताकि इनको बदनाम किया जा सके। तो ये अगर कोई चीज मनी का ना ट्रांसफर हुआ, ना कोई अपराध हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा ना कोई अपराध हुआ, ना कोई मनी इसमें ट्रांसफर हुई, तो केस कैसे बनता है? तो ये सबूत क्या पेश नहीं कर पाए कोर्ट के सामने सोनिया नहीं, गांधी, नहीं, राहुल नहीं, गांधी? नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाई। वो अपने जो आरोप लगाए थे वो उनको साबित नहीं कर पाई, और अपील करके फिर इसको लंबा लटका के 19 जब अगला चुनाव होगा 29 तक, इनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार करती रही। ये ईडी सीबीआई क्या, सभी संवैधानिक संस्थाओं को कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनके ऊपर, सबके ऊपर गांधी गैंग का कब्जा है, और ईडी सीबीआई जब वो कहती है वही काम वो करते हैं।
ये गांधी गैंग से अभिप्राय किन से है आपका? ये आपके सभी दर्शक जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। वो दो लोग मनगढ़ंत कहानियां तो घड़ लेते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनको वो साबित तो नहीं करनी आती चीजें। आपने अगर आपको स्टोरी घड़ रही तो उसको सिद्ध भी तो करो कोर्ट के अंदर। पहले आप गांधी नगर वाली गैंग कह रहे थे, अब गांधी गैंग कह रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है। गांधी नगर गैंग कह लो, गांधी नगर गैंग, गुजरात गैंग कह लो, इसको कुछ भी कह लो, जो खुद जिसकी खुद की मानसिकता चोर की हो, उसको सब चोर नजर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बुरा साहब, हमारे जो इंडिया की सबसे बड़ी जो एजेंसीज हैं उनमें से सीबीआई एक है और ईडी है, ये इन पे लोग भरोसा बहुत करते हैं। जब भी कोई हरियाणा में कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए, क्राइम का इंसिडेंट हो जाए, जैसे अभी भिवानी में मनीषा कांड हुआ था, तो सीबीआई पे जांच करवाने की बात कहते हैं। हर आदमी ये कहता है भाई सीबीआई से जांच करवाई जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए, ईडी से जांच हो। तो क्या इनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं ऐसे में, जब आप ये बता रहे हैं? खड़े क्यों नहीं होते? लोग तो ये कहते हैं कि भाई सीबीआई ईडी तो ये तो इनकी वो कठपुतलियां हैं। तो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं और जो इस तरह के मामले, उत्पीड़न के मामले होते, उनको कहते हैं कि सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवानी चाहिए। इनको ऊपर विश्वास नहीं रहा लोगों का। तो ऐसे में तो साहब डर का माहौल पब्लिक के अंदर बन जाएगा, क्योंकि भरोसा इन पे होता है, या तो कोर्ट पे भरोसा होता है लोगों को, या फिर सीबीआई और ईडी पे होता है। अगर ये इनको आप कठपुतली कह रहे हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो फिर भरोसा किस पे करे? आम जन में तो एक भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा। इस भय के माहौल को क्रिएट करने के लिए लोकतंत्र को बहाल करने के लिए तो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी यही इसी बात की तो लड़ाई है। ये संविधान की रक्षा की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र की तो हत्या कर दी इन्होंने। लोकतंत्र है कहाँ? नहीं, ये बात तो राहुल गांधी भी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक आम सिनेरियो है जनता के बीच में राहुल गांधी को लेकर के ये बना हुआ है बुरा साहब कि ही इज़ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, वो उनको सीरियस पॉलिटिक्स नहीं आती। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी छवि को सुधारने के लिए उनके जो पीआर हैं, जो उनका काफ़ी ख्याल रखते हैं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वहीं अगर बात करूँ मैं हाईकमान कांग्रेस की, तो हाईकमान कांग्रेस में आज लीड करने वाला नेता कौन बचा है? सोनिया गांधी एज्ड हो गई हैं, बिहाइंड द हमेशा से पीछे से राजनीति करती हैं। एक इकलौते राहुल गांधी बचे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारे मीम्स, जोक्स, और उनकी यह क्या छवि बिगाड़ने का प्रयास है, या वाकई में इज ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन? ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, जी, अपनी भूमिका संसद के अंदर, संसद के बाहर भी बहुत बखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और जो बात कहते हैं वो करते भी हैं। कर्नाटक में जो वादे किए, तेलंगाना में जो वादे किए, हिमाचल में जो वादे किए, वो सारे वादे निभाए हैं और वो जो कहते करके दिखाए हैं। और अगर ये बेईमान होते, इसने होते, तो अब ये जब आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन को छोड़ करके सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। सोनिया जी को इन्होंने एक नैरेटिव शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को सुनकर एक्सुद्ध होंगे कि उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया कि ये विदेशी महिला है जो 1990 से ट्रेजरी से विपक्ष के नेता के रूप में तनख्वाह ले रही है, भारत की नागरिक है, उसको प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक रहा था? लेकिन वो त्याग की मूर्ति है। उन्होंने 10 साल उसको प्रधानमंत्री रखा। अगर वो अपने बेटे को प्रमोट करना चाहती, 5 साल के बाद मनमोहन सिंह जी की हार्ट की सर्जरी हुई, अगर वो उसको बदलना चाहते तो उनसे ये करवाया जा सकता था कि भाई मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, किशोर को बना दो, तो वो सोनिया जी खुद बन जाती, राहुल जी को बना देती। जब ऐसा सिचुएशन आया था उनका, खुद सोनिया गांधी का पीएम बनने का, राहुल गांधी का, तो ये नैरेटिव चला था, ये बात चली थी कि जान का खतरा उनको हो सकता है, जस्ट लाइक जो इंदिरा गांधी के साथ असैसिनेशन हुआ था, या फिर जो सोनिया गांधी के हस्बैंड के साथ हुआ था। ऐसा इस डर के मारे मनमोहन सिंह को आगे किया था, ऐसी बातें भी चली थी उस दौरान। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी के करीबी कोठरी के जो लोग थे, किचन कैबिनेट के लोग थे, उन्होंने सोनिया जी को सलाह दी कि आप अपने भारत देश को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सास की, इंदिरा जी की और राजीव जी की शहादत को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं यहीं पर अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये 10-10, 12-12, 15-15 साल के थे, इन बच्चों का पालन पोषण किया और देश के लिए त्याग किया। इसने तो गांधी परिवार ने हमेशा ही त्याग किया है। और राहुल गांधी जी के बारे में जो ये प्रचार किया जा रहा है,
तो ये अगर ये सोचते हैं भाई राहुल गांधी कोई कभी पप्पू कह दिया, कभी ये ऐसे कह दिया, या वो है, ये इसकी पीआरओ ऐसे करते, कुछ नहीं करते। ये जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, और ये एक नैरेटिव बनाने के लिए वे एक राहुल को पकड़ ले, राहुल को बदनाम कर दो, ताकि लोगों में ये इसकी छवि खराब करने के लिए एक जो ना मोदी मीडिया है, वो मीडिया ही प्रचार में लगा हुआ है। आप किसी अखबार का एडिटोरियल पढ़ के देख लो, टीवी पढ़ के देख लो, टीवी सुन के देख लो, सभी एडिटोरियल्स में मैं तो देश के सभी पढ़े लिखे लोगों को, और कहाँ वो सरदेसाई थे, कहाँ पर वो उसे कुलदीप नैयर जी थे, वो कहाँ मीडिया के लोग रह गए, वो सब लोग मीडिया बिका हुआ है। और ये मोदी मीडिया जो कहता है वही खबरें छपती है, और वही बातें लोगों को सामने परोस दी जाती है, और लोग भी टीवी देख रहे थे, टीवी पे सुनी थी, अखबार में पढ़ी थी, अखबार में खबरें प्रायोजित होती हैं, सारी प्रायोजित खबरें हैं ये, इसको बदनाम करने के लिए। I want to ask you one question. Is Rahul Gandhi suitable for holding the chair of Prime Minister in future? Why not? Why not? क्यों नहीं? पढ़ा लिखा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा है, हिंदी को, इंग्लिश का, 12 भाषाओं का ज्ञान इसको, और सारा देश की नॉलेज है। और जिसके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, ये अनपढ़ लोग यहाँ मुख्यमंत्री बने, अनपढ़ लोग यहाँ प्रधानमंत्री बन गए, उनका काम चल गया। ये इसने इसके युवक जितने यहाँ आपको मुख्यमंत्री के बेटे लगते हैं, उनको तो आप पप्पू नहीं कहते। इनको पप्पू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनका नाम ये तो बोला, ये लड़का तो शाना है। चौटाला पहले कहते थे देवलाल अच्छा है, फिर कहने लगे ना चौटाला में छवि नजर आती है, चौटाला की बात करने लगे, बोला नहीं तो अजय ठीक है, फिर कहने लगे बोले तो अबे में छवि ठीक है, हुड्डा साहब का लड़का बोले तो हुड्डा साहब से भी अच्छा है। ये तो लोगों को मन को प्रचार करने के लिए जो होता है प्रचार, वो प्रचार किया जाता है। ओके अच्छा, मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी बैक फुट पे क्यों चली गई? जैसे वो आगे फ्रंट में आकर के हमेशा आगे रहती थी, अब वो क्या इस देर एनी हेल्थ इशू, वो क्यों बैक फुट पे अब रहती हैं, या राहुल गांधी को आगे रखने के लिए? देखिए, ये राजनीति में ये समय की भूमिका होती है कि वो अब एज्ड भी हैं, स्वास्थ्य कारण भी हैं, और वो मार्गदर्शन करती हैं, राज्यसभा में मेंबर हैं, बोलती हैं, और वो उसको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। और लोभ लालच होता तो वो कभी का इसको राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, उसने मना कर दिया मनने के लिए। और इसके संस्कार जो हैं आपने देखा होगा, खड़गे जी आते हैं तो पहले उनको बिठाते हैं, लालू जी आते हैं तो उनको गिलास में पानी डाल के देते। संस्कारिक आदमी है ये गैर संस्कारिक लोग हैं, और इसका प्रचार ये करते हैं, ये नैरेटिव इसके बारे में फैला रखा है। मैंने को इससे काबिल आदमी विपक्ष का नेता है, और ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल है, और भारत की जनता इसको पसंद करती है। ओके, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी बिलोंग टू हरियाणा स्टेट। हरियाणा में जब हम बात करते हैं तो मेरी जब दूसरे नेताओं से बात होती है, यानी जो सत्ता के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं, जब उनसे कांग्रेस को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कांग्रेस तो है ही नहीं हरियाणा में, यहाँ तो गुट हैं, शैलजा का अलग गुट है, सुरजेवाला का अलग गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट है, तो गुटों में बटी हुई है। बोला ये कोई दिस इज नॉट अ पार्टी, ये कोई बड़ी नेशनल पार्टी नहीं है, ये तो गुटों में बट चुकी है, विभाजन हो चुका है इसका। तो हाउ डू यू थिंक अबाउट those issues? ये पक्ष और विपक्ष में यही फर्क होता है। जो पक्ष की पार्टी उनको मीडिया और अखबार दबा देते हैं। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री की नायब सैनी जी की अनिल विज की बनती है? आज जो प्रदेश के अध्यक्ष होते थे धनखड़ साहब, वो कहाँ हैं? क्या इसको अभिमन्यु को रवानी का, क्या अभिमन्यु की टिकट नहीं काटेगी? जो इसके इतिहास रचने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी को जमाने वाले लोग थे, रामविलास शर्मा जी कहाँ हैं? वो खट्टर साहब, वो खट्टर साहब को पसंद नहीं थे। खट्टर साहब के एक समय में तुती बोलती थी। अब धीरे 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 जो ना, ये क्या विज साहब की इनकी बनती है? क्या इनकी 20 जगह इनकी आपस में, कुलदीप की टिकट किसने कटवाई? कुलदीप को हरवा किसने? बजनाल जी के बारे में कितनी बातें कही खट्टर साहब ने, उसकी एमपी की टिकट कटवाई, फिर उनकी वो एमएलए की टिकट इसी, एमपी की टिकट इसी कटवाई, एमएलए में हरवा दिया। तो ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये पार्टी में कोई भी कुटुंब है, परिवार है, सब में मतभेद हो सकता है, विचार भिन्न हो सकते हैं, मन भेद नहीं है। ये हर पार्टी में हर जगह होता है।
हर आदमी का कांग्रेस पार्टी में अपने अपने ढंग से काम करने का सबका तरीका अलग अलग है। कोई भी कांग्रेस के एंटी पार्टी एक्टिविटीज पार्टीज नहीं कर रहा है। सुरजेवाला जी अपने ढंग से काम कर रहे हैं, कुमारी सैलजा जी अपने ढंग से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने ढंग से काम कर रहे हैं, राम नरेंद्र जी अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और जब मुद्दा आता है, विशेष मुद्दा आता है, चुनाव होता है, तो उस समय सभी लोग एक होते हैं। चलिए, कहने का मतलब ये है कि विपक्षी तो आरोप ये भी लगाते हैं कि जिनका कद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने लग जाता है, फॉर एग्जांपल अनिल विज का कद धीरे धीरे बढ़ रहा था, अपने आप को वो एज ए सीएम प्रपोज कर रहे थे, यानी कि देख रहे थे अपने आप को। इसी प्रकार रामविलास शर्मा, इसी प्रकार से अभिमन्यु, एक बड़ा कद उनके पद था उनके पास, वो वित्त मंत्री रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु की मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार सुभाष बराला, तो जो धीरे धीरे उभरने लग जाता है, तो ऐसा विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनके पर काट देती है। इसी विषय पर हमने बातचीत करी, और भी बहुत सारे मुद्दे आज हमने इस पॉडकास्ट के तहत बातचीत करी, जिसमें शुरुआत हुई थी नेशनल हेराल्ड से। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक अखबार चला गया था 1947 से भी पहले, फिर धीरे धीरे करके सेंटर से हम धीरे स्टेट पे आए और बातचीत करी हमने तमाम जो हरियाणा की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजनीति है, सोनिया गांधी परिवार से लेकर के, और जो गांधीनगर के जिन इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, कि जैसा बुरा साहब ने बताया। बाकी ये पूरा का पूरा इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई मन में सजेशन ओपिनियन कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। एट द एंड कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को बुरा साहब आपकी तरफ से, उन विधायकों को जो न्यू कमर्स हैं अभी हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे, जैसे जस्सी पेटवाड़ है, जैसे फोगाट है जुलाना से, इसी प्रकार गोकुल सेतिया हैं, कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा मैं यंग एमएलए देखता हूँ। ये जितने यंग एमएलए बने हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, लेकिन वो विधानसभा की प्रोसीडिंग को, बारीकी को बड़ी बारीकी से समझते हैं, और बड़े ज़ोर शोर से, बड़े मजबूती से अपने मुद्दे, अपने हल्के का, स्टेट के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के अंदर ये आपने देखा होगा, जितने ही नौजवान लड़के बने हैं एमएलए, वो उनकी मैं तो प्रेफरेंस से बेहद प्रसन्न हूँ, और वो बेहद अच्छे मुद्दे उठाते हैं और बड़ी बोल्डनेस के साथ उठाते हैं। और बीच में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पर कतरता कभी न कभी उसको ही पर कतरे जाते हैं। अब खट्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो नहीं बने। खट्टर साहब यहाँ पर नायब सैनी जी को कठपुतली बनाना चाहते थे। शत्रुजीत कपूर जी को मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ आज ही रहे, मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। लेकिन मैं बात राजनीति कह रहा हूँ कि वो शत्रुजीत कपूर जी जो उसके चाहते थे, वो चाहते थे भाई ये बन जाए, उनको डीजीपी को नाम भेज दिया। लेकिन क्यों भेजा गया कि 16 लेवल जिस डीजीपी का हो, 16 लेवल प्राप्त करे थे, उसका नाम भेजना आवश्यक होता है। और ये जो प्रयास कर रहे थे ना, और मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल के अंदर, और ये परिवर्तन जो सुपर सीएम उसका नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आएगा। तो सुपर सीएम बनने का जो प्रयास कर रहे हैं नायब सैनी जी, बड़े समझदार और बड़े हंस हंस करके उसका ऐसी बात, मीठी मीठी बातें कर करके ये बंसीलाल की तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, जिस तरह बंसीलाल भगवतलाल जी से स्वतंत्र हुए थे। चलो भाई, बहुत बड़ी बात कह दी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए बुरा साहब, आपका तमाम विषयों पर बातचीत हुई, और सुपर सीएम और मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर के भी एंड में इन्होंने एक बड़ी बात कह दी, और बंसीलाल के समकक्ष उनको रखा है। बाकी आपका क्या मानना है, आप फिर से अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।